नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि आप अन्य राज्य से देहरादून कैसे ट्रैवल करें इस महामारी के दौरान। अगर आप मीडिया या फिर आप न्यूज़ या फिर आप अखबारों में फिर अपने पड़ोसी या फिर लोगों को कहने से आप सुन ही रहे होंगे कि कितनी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं 2 दिन पहले ही दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिली या नहीं मिली। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी राज्य से देहरादून के लिए आ रहे हो या फिर किसी भी अन्य राज्य जा रहे हो, तो सबसे पहले तो एज ए इंडिविजुअल आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप एक ई पास जनरेट कर लें, ताकि उससे दिक्कत ना हो बॉर्डर पे जब आप क्रॉस कर रहे हो दिखाने में कि आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि कई लोगों ने पास तक अप्लाई नहीं कर रखा था एंड फिर उन्हें एक लंबी सी लाइन का इंतजार करना पड़ रहा था। तो बेसिकली ई पास में ये जरूरी नहीं है कि आपका पास अप्रूव हुआ हो या नहीं हुआ। अगर आपका पास अप्रूव नहीं भी हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास ई पास होना चाहिए। तो देहरादून के लिए ई पास के लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड.org.in वेबसाइट है, उस पर जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड देन एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो अप्रूवल हो जाएगा एप्लीकेशन, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे नॉट अप्रूव दिखाया गया था, लेकिन मेरा आना भी बहुत ज़रूरी था जिस कारण मुझे ट्रैवल करना पड़ा। और मैं ये भी अफवाहें सुन रहा था कि पास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने अभी रिसेंटली दिल्ली से यूपी राउंड ट्रिप मारी थी, तो उसके लिए उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी पूरी फैमिली की थी, कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें आने जाने में। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फिर भी बना लें। अगर आप देहरादून आ रहे हैं, उत्तराखंड में किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप एक ई पास जनरेट कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर है, वो तो आप बॉर्डर में जाके गवर्नमेंट से बोल सकते हैं ना कि अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट काम था, आपने अप्लाई किया, अप्रूव नहीं हुआ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। तो जब आप अप्लाई कर देंगे, इसके लिए मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा कि आप उस वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे उसको उस वेबसाइट में फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आप मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट से वाकिफ़ हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रॉडलेंस का क्या सीन होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हम आपको ई पास जनरेट करके दे देंगे या फिर हम आपको अप्रूव्ड पास दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्रॉस करने में, आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं होना पड़ेगा, वो नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पास तो आप खुद भी बना सकते हैं। वही पास चाहो आप तो खुद ही अपने फ़ोन पे बना लो या फिर लैपटॉप बना लो, या फिर आपको ज़्यादा ही पैसे हैं या फिर आपको नहीं आता है तो उस केस में तो आप साइबर कैफ़े में जाओ, बट लेकिन ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। मैंने तो सुना है कि लोग 200 रुपये भी लेते हैं दिल्ली में 200 रुपये भी ले रहे थे। तो दूसरी बात आ जाए कि यहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन बुक कर ली है, जब आपका स्टेटस मेरे केस में जैसे नॉट अप्रूव्ड आ रखा था, मुझे ट्रैवल भी करना ज़रूरी था, तो मैंने उसके बाद अपने लिए कैब बुक की। जिस कैब से मैं आया उसका था 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसने मेरा लिया चार्जेस, एंड उसमें मुझे टोल टैक्स एंड वगैरह मुझे खुद ही देना था। ऑल्दो मुझे रोड में जब मैं आ रहा था मुझे कोई मिला नहीं टोल टैक्स, तो मैंने सोचा एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने अपने ड्राइवर को दिया कहीं, ताकि वो मेरे साइड से प्रॉब्लम ना हो कि भाई तुमने रुपये नहीं देते इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया। तो इसलिए मैंने उसे टैक्स देना मैंने सोचा टैक्स देना सही रहेगा। तो मेरा जो टोटल ट्रैवल कॉस्ट आया था दिल्ली से जहाँ तक मेरी लोकेशन है उसका 6000 के अंडर में मेरा कॉस्ट आ चुका था। तो ये देहरादून तक आने के दूसरे स्टेप मैंने आपको बता दिया कि पहला स्टेप था कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ई पास था वो बुक कर लिया, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, स्टेटस जो भी हो वो मतलब यहाँ पे उतना मायने नहीं रखता। दूसरी बात, आपने अपने लिए कैब बुक कर ली है। मैं यहाँ पे कैब इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहो तो बस से भी आ सकते हो, बट जब मैं पूरे रास्ते से आ रहा था मैंने हार्डली एक बस देखी थी, वरना उसके अलावा मैंने पूरे रास्ते में कोई भी सरकारी बस को नहीं देखा। तो जहाँ तक मेरा इंप्रेशन था तो मुझे तो यही लगा कि कोई भी बस अभी चल नहीं रही है रोडवेज़ की, पता नहीं चल रही हो या नहीं चल रही है, या फिर कोई टाइम अलग हो। लेकिन जिस टाइम पे मैं आ रहा था उस टाइम पे मैंने एक भी बस को चलते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, अगर आप आ रहे हैं अन्य राज्य से तो मुझे लगता है कैब करने में इसलिए अच्छी बात है कि आपको कहीं उतरना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये है, इसलिए मैंने कैब बुक की और आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कैब बुक करें ताकि आप सेफली घर से और जहाँ तक आना चाहते हैं वहाँ तक आ जाएँ। तीसरी बात, जब तीसरा स्टेप ये हुआ कि मैं जब दिल्ली से यूपी के बॉर्डर में आया तो मुझे जैसे अफवाहें थी कि कोई पास की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वहाँ कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है, लोग फ्रीली घूम रहे हैं। जैसे दिल्ली महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ गए हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर यूपी का भी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ले रही है उस प्रकार से वहाँ की सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। और तो केसेस बढ़ने की ज़्यादा चांसेस लग रही है मुझे उत्तर प्रदेश में। क्या पता, ये मेरा असम्पशन गलत हो, आई होप गलत ही हो, बट चलो देखिए क्या होता है। तो यूपी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट पास। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड ऐसे ही हो रहा था क्योंकि मैंने देख रहा था फ्रीली, नो
वहाँ पे कोई चेक पॉइंट ही नहीं था जहाँ पे मुझे पुलिस ने रोका और टेम्परेचर चेक किया हो। जहाँ पे मुझे रोकने का आया तो वो जगह थी रुड़की का चेक पोस्ट, जहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आप कह सकते हो। वहाँ पे मुझे मेरी मतलब एक चेक पोस्ट लगा था, वहाँ से उन्होंने गाड़ियों को सबको डाइवर्ट कर रहे थे, एक जगह लेके जा रहे थे। स्टार्टिंग में क्योंकि मेरा पास अप्रूव नहीं था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरे साथ 2 पैसेंजर और चल रहे थे, तो मुझे काफ़ी थोड़ा घबराहट सी हुई क्योंकि हमारे पास अप्रूव नहीं था। क्योंकि अब जैसे अफवाहें थी कि जबकि मेरे केस में मेरे पास भी था बट अप्रूव नहीं था, तो मुझे डर था। वहाँ पे जाने के बाद देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठा होकर लाइन लगी हुई है, बूथ लगे हुए हैं, इधर उधर अफरा तफरी जैसे मचा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे मुझे बहुत ही अनसेफ लगा जैसे मैं गाड़ी से उतरा, क्योंकि अगेन आप घर से तो बिल्कुल सही सलामत आ रहे हो और आप ऐसी जगह में जाके कहीं आपको औरों के कॉन्टैक्ट में आने से ना हो जाए। तो इसी प्रकार से मतलब सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं की है। आप चाहो तो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी से इसलिए नहीं उतरूँगा क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, मैं पार्क करूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ मैं। सही बात है, एक पॉइंट आप उठा सकते हैं, तुम बिना पास के जा सकते हो। फिर मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो सबको गाइड कर रहा था और वो बहुत ही गलत गाइड कर रहा था बहुत ही गलत गाइड कर रहा था। जो अन्य राज्य से आ रहे हैं वो तो जा ही नहीं सकते, ये पास नहीं है वो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो अन्य राज्य से देहरादून या फिर उत्तराखंड के अंदर आना चाह रहे थे, तो वहाँ पर एक बूथ था जिनके पास एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर था, तो वहाँ पे जाइए, अपने एप्लीकेशन नंबर दीजिए, वो आपको एक पेपर टोकन देंगे। पेपर टोकन बेसिकली कुछ नहीं था सरकारी, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकती, वो सरकारी टोकन था। उसमें आपके कार की डिटेल एंड आपका नंबर ऑफ़ पैसेंजर जितने भी आपके गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी, और उसमें एक स्टैम्प था और शायद से डेट थी उसमें। और आई थिंक वही टोकन आपके ड्राइवर साइड से आते वक्त जब आपको छोड़ के वापस आ रहा होगा तो वो उसी टोकन को दिखाएगा। सबसे बड़ी बात कि इस टोकन की मुझे पूरे रास्ते में ज़रूरत ही नहीं पड़ी पता नहीं क्यों बनाया उन्होंने ये टोकन। चलो जैसे बनाया भी था, चलो ठीक है, हमने फॉलो किया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे लोग। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ गई, जहाँ मैं जिस बूथ पे गया वो बूथ नंबर 4 था। तो वहाँ पे ये था कि जिन लोगों के पास एप्लीकेशन नंबर था तो वहाँ पे जाओ और अपना डिटेल लिखवाओ, एप्लीकेशन नंबर लिखाओ, बस कुछ नहीं। देहरादून जा रहे हो वो पूछेंगे ठीक है, दिल्ली से आ रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी जिन लोगों के पास एप्लीकेशन नंबर भी नहीं था, जिन्होंने बिल्कुल पास के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, तो वहाँ पे उनके लिए अलग से एक लाइन बन रही थी। वहाँ पे उस समय वो अप्लाई कर रहे थे। और तो आपने देखा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में तो बिल्कुल कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला। उसमें उन्होंने कोई टेम्परेचर चेक नहीं किया, कुछ सैंपल ही कलेक्ट नहीं किए, क्योंकि होना चाहिए था। अगर आप उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को मुझे लगता है कि रोकने का सबसे बड़ा एक जगह है जहाँ से आप बीमारी को रोक सकते हो, लिमिट कर सकते हो। वो नहीं था। जब हम ये मेरा रास्ता था, रुड़की के रास्ते से मैं देहरादून आया था। तो देहरादून में जब आप डाट गली के पास जो पहले डाट गली के बाद जो पहला चेक पोस्ट पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पे वो सबको रोक रहे थे। वहाँ पे भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब अगर आप इधर उधर टच करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ भीड़ भी हो ही रखी थी, तो मुझे लगता है अगर नहीं भी हो रखा तो भी बीमारी लग सकती है। मतलब वहाँ पे वो आपको 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा प्रोसेस होने में सारी चीज़ों। वहाँ पे भीड़ बनी रहती है। और तो वहाँ पे बेसिकली तीन बूथ बने हुए हैं, 3 बूथ है। तो आप जैसे ही आप इधर से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो पहले आप कार से उतर जाएंगे, अपने ड्राइवर के साथ जाएंगे आप, वहाँ पे पुलिस वाले होंगे, वो आपसे एक टोकन, वो भी सेम पर्ची वाला सीन है, कोई स्पेशल गवर्नमेंट ऑथराइज टोकन नहीं है। वहाँ पे पर्ची है, कागज़ है, उसमें वो लिख रहे हैं आपका गाड़ी नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, वो टोकन हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि आपका अगले बूथ पे जाइए। अगले बूथ पे क्या है कि 2 या 3 मेडिकल स्टाफ्स हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत पहना हुआ था मतलब इक्विपमेंट्स, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि हाँ भाई कुछ पहन रखा है। लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा उतने हाई लेवल का नहीं पहना हुआ था जितना मुझे लगता है कि पहनना चाहिए था, क्योंकि आप एक बॉर्डर पे बैठे हैं और ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप एक ऑफिशियल होने के बाद ऐसे काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं जनता के पास, आप डॉक्टर होने के बाद ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया। वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में आते हैं आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बेसिकली क्या है कि आपको
एक पर्टिकुलर फैसिलिटी होगी, जैसे कि आप सरकारी क्वारंटीन सेंटर होगा या फिर आप चाहो तो एक प्राइवेट होटल जो भी उस लिस्ट में दिए गए होंगे उस लिस्ट में से आप किसी में एक में जा सकते हो। तो इस प्रकार का जैसे मैंडेटरी था ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, ना ही उन ऑफिशियल ने हमें बोला। तो उन ऑफिशियल ने हमें बस ये कहा कि आपके ग्रुप में से एक बंदे को वॉलंटियरली 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे रखना होगा, फिर वो 7 दिन के बाद आप घर आएगा और वो 14 दिन का और होम क्वारंटीन पे रहेगा। जिसका मुझे कोई भी मतलब समझ नहीं आया कि अगर आप एक ग्रुप में से सिर्फ एक बंदे को अलग रख रहे हो पता नहीं किस लिए। तो हम में से एक अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे है, तो उस बूथ में बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जाएगा उसका डिटेल ली जा रही थी। बाद में वो आपको सबसे जो लास्ट वाले बूथ हैं उसमें भेज रहे थे, वहाँ पे आपके बेसिकली सैंपल कलेक्ट किया जा रहा था। सैंपल कलेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे थे कि जैसे कि आपने ईयरबड देखा होगा जैसे कान साफ करते हैं, उसके वैसे ही कुछ है, उससे वो आपके थूक का जो मुँह के अंदर ऐसे डाल के आपके थूक का सैंपल लेके कलेक्ट कर रहे हैं, और एक आपके अंदर नाक के अंदर भी डालेंगे ऐसी, और उसका सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं और फॉर्म फिल करवा रहे हैं। फॉर्म में आपके आधार डिटेल्स, मोबाइल नंबर, लोकल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं। जो सैंपल ले रहे थे उस होल प्रोसेस में वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, उनमें से सिर्फ एक ने प्रॉपर किट पहना हुआ था जो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही, मुझे तो नहीं लगता, बहुत ही केयरलेस तरीका है ये। अगर आप सैंपल कलेक्टिंग बूथ पे बैठे हैं एंड आपने सिर्फ मास्क लगा रखा है, ग्लव्स पहने हुए हैं, एंड आपको हेयर कवर कर रखा है, दैट्स आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड आप घर भी जा ही रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे खुद फैलाने में जिम्मेदार हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही बंदे ने पहना हुआ था जो कि आपका सैंपल कलेक्ट कर रहा था। वहाँ पे जो चेयर थी उसको कोई भी सैनिटाइज नहीं कर रहा था, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए था, क्योंकि भाई आप, अब हमें क्या पता वहाँ पे 10 लोग आगे होंगे, हमें नहीं हो रखा, किसी और को रखो था, उनकी वजह से तो हमें हो जाएगा ना। इसका भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोई नहीं, कुछ नहीं, लिटरली, जो कि एक बहुत गलत बात है। अब आप इतने एक राज्य के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप मतलब एक शहर के राजधानी के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और आप बचाने की सोच रहे हैं उस राजधानी को, लेकिन आपने कोई मेजर्स नहीं लिए, तो आप क्या समझेंगे। खैर, इसको छोड़ते हुए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा प्रोसेस। जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया होगा देहरादून में इस पोस्ट पे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपके जो लोकल एरिया का थाना है, तो आपको वहाँ जाके, आप मतलब घर नहीं जा सकते तुरंत, आपको थाने में जाना है। थाने में जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है कि भाई आप दिल्ली से आए हैं, आपका ये नंबर है, आप में से ये बंदा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जाएगा। ऐसे ही हुआ, और फिर उसके बाद एक बंदा डायरेक्ट चले जाएगा आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, बाकी लोग होम क्वारंटीन पे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और तो यही था मेरा टोटल एक्सपीरियंस दिल्ली से यहाँ तक आने का। तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसे कि लोगों ने अफवाह बना रखी है, कोई घबराने की बात नहीं है, सब सही है। अपने आप को रास्ते में जब आप आ रहे होंगे तो अपने आप को थोड़ा इन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो और देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि एक बॉर्डर पे आते ही आपको एक ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है, जिसके बाद आपको ट्रैक किया जा रहा है। ट्रैक करने से आपको देखा जा रहा है कि आप फॉलो करें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं बता रहा था कि आपको मैं 30 से 45 मिनट के बीच में, मतलब टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं वहाँ उस जगह पे खड़ा था, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज़ जो मुझे देखने को वहाँ पे मिली, अभी भी इस लॉकडाउन, इस महामारी के दौरान भी जो हमारा सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है। मेरे रहते जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक हाई एंड गाड़ी, मतलब महंगी गाड़ी थी, मर्सिडीज़ थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी लगा हुआ था। लग रहा था कि मतलब कोई वीआईपी या फिर जो भी था, उस गाड़ी को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हुए दिखा कि भाई उस गाड़ी को नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं ट्रीट किया गया, उसको अलग से हुआ। एंड आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा कुछ सैंपल वगैरह किए होंगे, पता नहीं क्यों ऐसा, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए था। तो और मेरे सामने एक आर्मी ऑफिसर के साथ भी ऐसे ही हुआ। अगर आप एक राज्य को ऐसे चला रहे हैं, मतलब आप क्या ही बचा पाएंगे इस राज्य को, तो जो कि मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी कोई स्पेशल प्रोटेक्टिव गैस नहीं पहने हुए थे, जबकि मुझे लगता है उन्हें भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई अब तुम बाहर राज्य से आ रहे हैं, लोगों ने, आपको नहीं पता ना, आपको भी हो सकता है।
ना तो आप उनके सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। तो कई लापरवाही मुझे दिखी वहाँ पे जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब वीडियो के अंत में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप डरिएगा नहीं कि कई लोगों का अफवाहें फैलाई जा रही कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपने वीडियो के थ्रू मैंने बता दिया है, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज पता ही चल चुका होगा कि क्या हो रहा है एट प्रेजेंट मुझे ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा या फिर पहले क्या हो रहा था। मैं अभी क्या बता रहा हूँ और शायद से ये थोड़े दिनों तक चले ऐसे ही। तो फ्रॉडस्टर, पहली बात फ्रॉडस्टर से बच के रहें, जो आपको कह रहा है कि भाई मैं आपको सिटी के अंदर एंटर करवा दूंगा, कोई क्वारंटीन नहीं वैसे, तो ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये एक असंवैधानिक तरीका है और हमारे समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो ये चीज़ तो ना ही करें। दूसरी बात है जो मैं अपनी तरह से आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी जाके अपने साथ बुज़ुर्ग और जो लोग बीमार हैं उनको लेके जाएं, क्योंकि अगर आप बीमार हो तो मुझे लगता है कि वो आपके पूरे ग्रुप को ही इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर ही देंगे, मुझे लगता है। तो ये तो मुझे लगता है आपके भी इतना दिमाग होगा ही कि आप नहीं करेंगे और अपने साथ बूढ़ों को भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जहाँ पे रोका जा रहा है, जहाँ पे आपका सैंपल लिया जा रहा है, वहाँ पे कोई मेजर्स, स्पेशल मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी बूढ़े लोगों से हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम डायरेक्ट हमें पता है कि इम्यून सिस्टम को कम होता है और उन्हें बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहें। और प्लीज़ कई लोग सोच रहे हैं कि अंदर आ गए हैं, क्वारंटीन के रूल ब्रेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपने राज्य में आए हैं, देवभूमि में आए हैं, उत्तराखंड में आ रखे, तो आपको प्लीज़ इसमें जितने नंबर कम हैं हम हो सके हम एक ज़िम्मेदार नागरिक होके मुझे लगता है हमें कदम उठानी चाहिए और हमें खुद को होम क्वारंटीन पे रखना चाहिए। हमें कम से कम लोगों के साथ संपर्क में आना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि नहीं, दूसरी बात तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा हाँ, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ कहीं पे होटल पे या फिर कहीं पे आपको खाने का मन हो तो प्लीज़ मत उतरिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए तो आप घर से लेके चलें, बट गाड़ी से ना उतरें, क्योंकि वो यूपी में मैंने आपको बता ही दिया उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। वहाँ सब लोग सब कुछ मस्त करके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, सब चिल मार रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ चांसेस ज़्यादा है कि आप गाड़ी से उतरे और किसी होटल में या फिर कहीं पे आप ढाबे में उतर के खाने के लिए और वहाँ पे आपको बीमारी हो गई, तो उसका चांसेस हाई है। तो इसलिए मत उतरिएगा अनलेस कि वो बहुत ही ज़रूरी सिचुएशन आ गई है कि आपको गाड़ी को रुकना पड़ा, वो भी थोड़ा दूर पे रुके जहाँ पे कोई नहीं है। तो अब जैसे बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको सारी चीज़ें आपको बताई दी इस वीडियो में। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जिन लोगों को पता नहीं है, उसमें मैं उन्हें मदद करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से आपको ये मेरे साथ हुआ मेरे साथ, मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से देहरादून आया। इसमें मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। एट दी एंड वीडियो के मैं बस यही बोलूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, होम क्वारंटीन पे रहें 14 दिन की, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने इम्यून सिस्टम पे काम करें ताकि आप ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। आप उससे वो तो अगर आपकी इम्यून पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादातर बीमारियों से बच सकते हैं। सो धन्यवाद, मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद।